ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। तो लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पता ये बताएं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है। तो क्या था बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि टोटल जो लीनियर मोमेंटम है, टोटल जो मोमेंटम है बोल दो उसको, चाहे लीनियर मोमेंटम बोल दो उसको, वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। कब रहता है कांस्टेंट? जब उस सिस्टम के ऊपर, सिस्टम ना कि एक बॉडी कहेंगे उसमें हम, ठीक है, उस पूरे सिस्टम के अंदर या सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स अगर जीरो हो तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ये कंडीशन थी बेटा हमारा, ठीक है, कि इफ नेट फोर्स एफ नेट कितना हो? जीरो। ये कल करवा चुका हूं, नोट नहीं करना है इसको, ये नोट नहीं करना है आपको, ये नोट कल हम कर चुके हैं पहले, इसलिए इससे पहले लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा मैं 1 मिनट आपको बता पीछे का, क्योंकि इसी से आगे है रिलेटेड। तो एफ नेट अगर जीरो होगा तो कहता है जो मोमेंटम होगा ना, मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा उस सिस्टम का, ठीक है। तो हम इसकी पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि भाई किस ऐसे कौन से एप्लीकेशन से जिनमें जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल अगर हम बात करें, थ्योरेटिकल अगर न्यूमेरिकल निकालेंगे तो अलग चीज है। थ्योरेटिकल अगर बात करें तो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भी होगा, डेली लाइफ में, जैसे क्रिकेटर लगा लो या फुटबॉल लगा लो। फुटबॉल के अगर हम क्या करते हैं, किक मारते हैं। अब जब इस जो लीनियर मोमेंटम के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जांपल भी होंगे सभी के सभी। तो क्या है, अगर तुम क्या करते हो, जैसे फुटबॉल को किक मारते हो तो फुटबॉल कहां मूव करेगा? आगे के साइड मूव करेगा, और उसका जो जर्क लगेगा हमारे पैर के ऊपर तो हमारा पैर पीछे के साइड मूव करेगा। अब मोमेंटम दोनों इक्वल होगा, जितना मोमेंटम बॉल में आगे के साइड हुआ है, फुटबॉल में आगे के साइड हुआ था, उतना ही मोमेंटम किधर हुआ है? पीछे के साइड हमारा पैर। अब मुझे पैर तो हमारा बहुत पीछे नहीं गया इतना जितना फुटबॉल आगे गया है। आगे जाना पीछे जाना वो डिपेंड करता है। और फुटबॉल था फ्री, फुटबॉल फ्री है तो उसको क्या हमने किक मारा तो वो फ्री आगे मूव कर गया। लेकिन पैर हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है तो स्ट्रांगली ज्यादा फोर्स लगा के हम पैर को रोक लेते हैं ज्यादा पीछे जाने से, ठीक है। लेकिन मोमेंटम दोनों में बराबर चेंज होता है, उतना ही फुटबॉल में होगा उतना ही पैर में होगा, दोनों में, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल आप और भी बता सकते हो कोई भी, जैसे हम किसी भी बोट में बैठे हैं और अगर किनारे पे जाएं तो अगर आप बोट पर से कूदोगे किनारे पे तो क्या होगा बेटा? आप पीछे की तरफ फोर्स लगा के कूदोगे आगे, तो बोट तो पीछे की साइड जाएगी और आप कहां कूदोगे? आगे की साइड कूदोगे। तो उसमें क्या हुआ कि जितना मोमेंटम आपने बोट को पीछे की साइड दिया उतना मोमेंटम आपको आगे की साइड मिला। तो क्या हुआ? सिस्टम ऑफ द बोट और सिस्टम ऑफ यू क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। तो पूरा बॉडी का या पूरी बॉडी नहीं, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और अब चलते हैं इसके हम न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पे। मैंने कहा था बेटा वीडियो ऑफ नहीं करना है, वीडियो ऑन रखना है हमेशा। तो अब चलते हैं इसके हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के ऊपर, जो आपको नोट करना है। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले समझना, ये नहीं कि साथ साथ नोट कर लें बेटा, ये थोड़ा सा क्लास में होगे तभी मैं ये बात कहूंगा आपको कि जब मैं पढ़ाऊं ना तो वाले सब देखते रहना। मैं आपको 2 बार टाइम नोट करने के लिए कि हाँ अब नोट कर लें, तब तक बोर्ड पे सामने देखते रहे आराम से। जब मैं टाइम दूं कि हाँ अब नोट कर लो, मैं रुक जाऊंगा, आप नोट कर लेना आराम से, ठीक है। छोटी मोटी क्लास नहीं, 1 घंटे क्लास होगी तो आराम से आप नोट कर सकते हो। पहले समझना फिर उतारना उसको। तो एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एग्जाम में आता है जरूर, थ्योरेटिकली आता है और उसमें न्यूमेरिकल भी। तो पहला जो एग्जांपल हम करते हैं वो एग्जांपल हम करेंगे रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ ए गन, आपने सुना होगा अच्छे से ये नाम,
रिकॉइल का मतलब क्या होता है? बैक फोर्स, बैकवर्ड फोर्स। अगर आप गन में से बुलेट को आगे करते हो, फायर करते हो, तो बुलेट तो आगे की साइड मूव करेगी, लेकिन जो गन है ना उसमें जर्क लगेगा, वो हमारे कंधे पे होगा या फिर नीचे रखी होगी, वो पीछे की साइड जाएगी। तो रिकॉइल किसका होता है? गन का होता है। बुलेट तो फायर्ड होगी, बुलेट को तो फायर्ड बोलते हैं, वो फायर कहां होगी? आगे होगी। लेकिन गन जो रिकॉइल होगी वो कहां मूव करेगी? पीछे मूव करेगी। तो गन किस स्पीड से पीछे मूव करती है, हम वो निकालना चाहते हैं यहां से, किस स्पीड से। तो वो बेटा वो क्या कहलाएगी? रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि स्पीड ऑफ गन with which it move backward when fired a bullet, when fired a bullet। तो क्या है बेटा इसमें कि गन का जो मास मान लेते हैं वरन लेट, एक तो मान लेता हूं गन का मास, लेट एक मान लेते कैपिटल है, is the mass of gun, mass of a gun, और स्मॉल m मान लेते हैं mass of a bullet। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल V मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कह सकते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गन कह दो चाहे रिकॉइल वेलोसिटी कह दो। और एक लिख देंगे स्मॉल v, स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये चार फैक्टर है, चार हमारे पास क्वांटिटी हमने मान ली, एक मास ऑफ गन, बुलेट ऑफ मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ गन एंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और क्या है, सभी को पता है कि पूरा सिस्टम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल है, तो सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो टोटल हमारा सिस्टम यहाँ पे क्या क्या है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द गन प्लस टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट रिमेन्स कांस्टेंट, मींस मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो स्मॉल p होता है। ठीक है, या एक पहले थ्योरेटिकली बात में क्या मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। ये कंजर्वेशन है। अब मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा? पीछे नीचे रहने दो, दिख जाएगा बेटा, दिख रहा है सभी को पीछे से। तो मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा बेटा? m इंटू v। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी प्लस बुलेट का क्या आ जाएगा? m इंटू v, और इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? कांस्टेंट। एक काम करें, आप इतना नोट करें, इसके बाद मैं ये बाद में कराऊंगा, आप इतना नोट करें नोटबुक में एक बार। ठीक है, मैं वीडियो स्टॉप करता हूं, आप इसको नोट करो, उसको जल्दी से नोटबुक में एक बार। देखो आगे इसका, तो ये है मोमेंटम का इसका, और मोमेंटम अगर हमारा कांस्टेंट है तो ये कह सकते हैं इसमें ये भी कंजर्वेशन मोमेंटम है, या फिर ये भी कह सकते हो कि जितना मोमेंटम और स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन और फोन आ गया बीच में, कौन कम है? ठीक है, या फिर उसको ये कहोगे मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। या आप ये भी कह सकते हो, मैंने क्या कहा कि जितना मोमेंटम बुलेट में होगा, ठीक है, उतना मोमेंटम किस में होगा? गन में। तो ये वैल्यू अगर इसको इधर ले जाए तो क्या होगा? माइनस। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, आप ये मान सकते हो। तो इसका ये कह सकते हो ना कि मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। ठीक है, अगर इसको चेंज करें, डिफरेंशिएट करो, जो भी करोगे, कांस्टेंट चेंज कभी नहीं होता है ना बेटा, तो कितना आएगा? 0। तो आप इसको ये भी कह सकते हो ना कि mv इज इक्वल टू माइनस mv, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ गन, दिस इज इक्वल टू
mv डिवाइड बाई सॉरी m। तो ये हमारे पास है जीरो के पास में क्या है, देखो जीरो का मतलब क्या है यहाँ पे, एक छोटा सा आपको याद नहीं होगा इसके वजह से देखा नहीं होगा पीछे, मोमेंटम दोनों का जोड़ के कांस्टेंट है। इसका मतलब जो चेंज इसमें जो चेंज इसमें, इनमें चेंज आएगा, कांस्टेंट में चेंज कभी नहीं होता है। हम कहते हैं ना कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो, इफ, ध्यान सुनो बात क्या, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, जीरो तो होगा बेटा। मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो किसी चीज का, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा, मींस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब इन दोनों का सिस्टम तो कांस्टेंट रहेगा, वो किसके इक्वल रहेगा, जीरो के इक्वल रहेगा। तो उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, नोट करो बेटा इसको, फिर चलते हैं अगले एप्लीकेशन पे। इसके छोटी सी है, अभी इतना बस है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट। फिर इंपल्स के और इनके करेंगे न्यूमेरिकल। अगली जो एप्लीकेशन है वो है नेक्स्ट नंबर सेकंड, रॉकेट प्रोपल्शन। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, साथ साथ नोट ना करें। रॉकेट प्रोपल्शन मींस जैसे ये रॉकेट है, काम चलो बढ़ा देते हैं भाई, मुझे आप ऐसे बढ़े क्या, ठीक है, इसमें से गैस बाहर निकल गई, ठीक भाई। तो ये जो गैसेस बाहर निकल रही है, मींस आपको मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था पिछले लेक्चर में कि जेट मींस नलके में से कितना पानी बाहर निकल रहा है, मींस कितना मास चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे क्या है, ये जो गैस बाहर निकलेगी तो इसका जो अंदर जो गैस भरी हुई है वो गैस लगातार कम होती जाएगी, वो टाइम के साथ क्या होगी, चेंज होगी। और यहाँ पे ये जैसे गैस का प्रेशर नीचे डलेगा तो कहां उठेगा, ऊपर। तो अब बताओ क्या सिस्टम इसके अंदर भी, तो इसके अंदर सिस्टम भी तो न्यूटन्स थर्ड लॉ या फिर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही तो है कि जितना मोमेंटम ये गैसेस नीचे डालेंगी उतना ही मोमेंटम कहां मिलेगा, क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, इस रॉकेट को, जिससे कहां उड़ेगा ऊपर। सेम ये प्रोसेस किसमें होता है, हेलीकॉप्टर में ऐसा होता है ना भाई, टेक ऑफ कैसे करता है, बिल्कुल वर्टिकल। तो कैसे करेगा वो, उसके जो फैन होते हैं वो फैन घूमेंगे, रोटेट करेंगे, तो उनके कारण प्रेशर मींस एयर जो होती है वो नीचे थ्रस्ट डालती है, नीचे का प्रेशर डालेगी तो उसको थ्रस्ट फोर्स मिलेगा ऊपर की साइड, बायोट फोर्स मिलेगा ऊपर की साइड और ऊपर उड़ता है। सेम बात इसके अंदर है, रॉकेट के अंदर गैसेस नीचे की तरफ प्रेशर डालती हैं, वो गैसेस जितना नीचे जाएंगी, जितनी ज्यादा अमाउंट में नीचे जाएंगी उतना ज्यादा इसको क्या मिलेगा, थ्रस्ट मिलेगा। ये कहां जाएगा, ऊपर। तो कितना थ्रस्ट फोर्स होगा इसके ऊपर, अब बताएं। कल आपको मैंने इसी का एक एग्जांपल बताया था, देखना ध्यान से, इसमें उसका थ्रस्ट फोर्स कितना था मैंने आपको लिखवाया था। वो थ्रस्ट फोर्स जो था बेटा वो था F T देता उसको मैं, दिस इज इक्वल टू V dm by dt। देखना ध्यान से, ये V क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस जो नीचे निकल रही है। आप इसको ये भी कह सकते हो, V रिलेटिव कह सकते हो इसको, ये V रिलेटिव कह सकते हो इसको आप। V रिलेटिव क्या है, यहाँ पे ध्यान देता हूं मैं, यार V रिलेटिव क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, जो हमारा ये क्या है, रॉकेट है, इसके रिस्पेक्ट में। क्योंकि रॉकेट रिलेटिव वेलोसिटी करवा दिया मैंने कंप्लीट आपको। दूसरी बात, मीटिंग खत्म होते 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी तो आप जाना मत, दोबारा फिर ऐड हो जाना तब की तब, ठीक है, तब की तब ऐड हो जाना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का ऊपर टॉपिक मैंने करवा दिया था। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है याद होगा आपको कि अगर फिलहाल रॉकेट किसमें, रेस्ट में है, रॉकेट रेस्ट में हुआ तो रेस्ट में हुआ तो ओनली जब गैसेस हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है, इसकी स्पीड तो कितनी है, 0, और एक नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, इसकी स्पीड है v। तो इन दोनों का
इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी मान लो, चाहे इसके रेस्पेक्ट में इसकी मान लें, तो रिलेटिव का क्या होता है सबट्रैक्ट, तो v माइनस 0 कितनी बचेगी, v तो आएगी। लेकिन ध्यान सुनो भैया, अगर रॉकेट रेस्ट में था, अभी टेक ऑफ नहीं किया था, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस कितनी कहलाएगी, ये तो किसकी है, वेलोसिटी ऑफ गैस, और ये क्या है रॉकेट की से कितनी है 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, vg माइनस 0 क्या बचेगी, vg। वेलोसिटी ऑफ ओनली क्या बचेगी, गैसेस। लेकिन अगर मान लो ये रॉकेट भी ऊपर उड़ रहा है, ये रॉकेट ऊपर उड़ा, एग्जांपल ले लो, तो मान लो रॉकेट उड़ा 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, लेकिन यहाँ गैसेस जो नीचे निकल रही है उनकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बताएं कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आपस में अपोजिट जाएंगी तो ऐड होती है, अगर दोनों एक डायरेक्शन में जाती हैं तो सब्ट्रैक्ट होती है। क्या था ना कि अगर वो एक ही लाइन में अगर जाती हैं तो ये दोनों आपस में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट। कि मान लो इसकी थी 20 10 और इसकी 30, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या है कि भाई ये ना इससे 20 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो ये इससे 20 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो वही क्या कहलाती है, रिलेटिव। कि बताओ भाई मेरी स्पीड तेरे से कितनी ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही एक्सेस ही क्या कहलाती है, रिलेटिव कहलाती है। यही कह सकते हैं कि 10 वाले की क्या है, 10 वाले की स्पीड इससे 20 कम है, क्यों, अब ये दोनों क्या है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो आपस में क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तब बता पाए हम दोनों को कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी है। लेकिन अगर क्या होता, अगर यही दोनों एक इधर से आ रहा होता, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, एक इधर से आ रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर। अब बताएं ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से आपस में टकराएंगे, कितनी स्पीड से टकराएंगे, ये टकराएंगे 40 किलोमीटर पर आवर से टकराएंगे ना, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, अपोजिट। तो अपोजिट ये नहीं कि ऐसे अपोजिट होते हैं बस, अपोजिट ये भी तो होते हैं, ये भी तो अपोजिट है एक दूसरे से। तो ये 30 ये 10, इनका रिलेटिव क्या बढ़ेगा 40, क्लियर। तो ये है रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। तो आप कभी इसको ओनली वेलोसिटी मत मान लेना कि बस ये ओनली वेलोसिटी ऑफ गैसेस है, नहीं, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो अगर ये 20 ऊपर था 10 नीचे है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी, अपोजिट है तो 30 आएगी, ठीक है। अब गैस कभी रॉकेट की डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, गैस हमेशा किसके साइड जाएगी, उसके अपोजिट जाएगी। तो रॉकेट की स्पीड भी अगर दे रखी हो, गैसेस की स्पीड भी दे रखी हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या मानना आपको, उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का एडिशन मानना है हमेशा, ठीक है। तो v रिलेटिव हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, और गैसेस के नीचे जाने से रॉकेट को क्या मिला, थ्रस्ट फोर्स टू रॉकेट, जिसको मैंने Ft नाम दिया है, वो कितना है, v रिलेटिव dm/dt। ये न्यूटन का साइकिल लॉ है, देखना ध्यान से, अगर आपको नहीं पढ़ा हो पिछला लेक्चर, उसमें देखना न्यूटन के साइकिल लॉ के दो फॉर्मूले बताए थे, एक F = ma और एक F = v dm/dt। ध्यान से देखना, उस लेक्चर में करवा चुका हूं। एक F = ma, जिसके अंदर क्या था, ma कब आया था, जब वहां पे मास कांस्टेंट है। ये कब था, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज होता है लगातार। तो ये हमारे पास मास चेंज हो रहा है क्योंकि गैस इसके अंदर से निकल रही है, तो रॉकेट हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, तो उसका मास चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास ये उसमें, ठीक है। अब क्या हुआ, जब गैसेस नीचे थ्रस्ट डाल रही है तो रॉकेट ऊपर उड़ेगा। तो यहाँ पे दो केसेस हैं, यहाँ ध्यान से, दो केसेस है यहाँ पे। अच्छा, रॉकेट का मास भी तो है, रॉकेट का मास कितना है हमारे पास, यहाँ पे मान लो m मास उसका, एक कैपिटल M मान लो इसको, रॉकेट का मास एक कैपिटल M। तो रॉकेट के मास अगर है तो रॉकेट के अंदर वेट भी तो होगा, वो वेट कहाँ होगा, नीचे की साइड। तो m इज द वेट ऑफ रॉकेट।
mg ये वेट ऑफ रॉकेट, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेट है तो ही तो ऊपर जाने से उसको रोकता है ना, क्योंकि वेट हमेशा कहां लगेगा, नीचे की साइड। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, क्या केस फर्स्ट कि इफ रॉकेट मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन, ए अगर रॉकेट ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव है, ऊपर जाए, यही कह सकते हैं कि इफ देयर इज ए एक्सेलरेटेड मोशन, अगर मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, पहले स्पीड 0 थी, उसके बाद स्पीड बढ़ती गई, स्पीड चेंज होती गई, तो स्पीड चेंज होने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेटेड है। तो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ तो क्या होगा, और अगर कांस्टेंट स्पीड से जाएगी तो क्या होगा, हम दोनों बात करेंगे। अब आप सोचो, मान लो मेरे पास चाहे ये लगा लो आप इसी कोई, ये चीज है, फिलहाल ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है, इसका वेट क्या है, नीचे, इस पे ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, v dm/dt। ये कब तक ऊपर नहीं जाएगा, ये कब तक ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर की साइड, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर हो, तब तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर मूव कर रहा है किसी भी एक्सेलरेशन से, तो कब मूव करेगा, जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज्यादा हुआ, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज्यादा हुआ तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। कितने से ज्यादा है, ऊपर फोर्स लग रहा है 20, नीचे लगा 15, कितने फोर्स से ऊपर जाएगा। वीडियो ओपन करें बेटा, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, किसको पढ़ा रहा हूं फिर मैं, अरे बोलो, कुछ पूछ रहा हूं आपसे मैं। ऊपर फोर्स रहेगा 20, नीचे लगेगा कितना 15, तो कितने फोर्स से ऊपर जाएगा, सबको पता है 5 न्यूटन से ऊपर जाएगा। तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। अब ये कहोगे ना, तो 20 ऊपर क्या लग रहे हैं, 20 लग रहे हैं ये, 15 कौन है, mg, और इक्वल टू जो 5 है वो क्या है, नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितना है 5। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि Ft माइनस mg इज इक्वल टू नेट फोर्स, एक हो गया ना, Ft माइनस कौन सा, mg जो हमारा नेट वेट है, और इज इक्वल टू नेट फोर्स। Ft कितना है, v रिलेटिव इंटू dm/dt माइनस mg, और नेट फोर्स क्या होता है बेटा, ma। दिस इज इक्वेशन, ये इक्वेशन बनेगी जब आप क्या करते हो, अगर वो एक्सेलरेट करे। बात समझ में, किसी को डाउट हो, किसी को पूछना है तो बता दो मेरे को, यहाँ पे नहीं है तो नोट करो बेटा इसको जल्दी से बात। ये बोला मैं अभी बताया आपको मेरे बेटा कि देखो, अब देख, नेक्स्ट केस देखो, इसका अगला क्या है बेटा, कि इफ rocket move with constant velocity, with constant velocity, तो v अगर कांस्टेंट होगी, यानी कि दैट इज, ये कह सकते हैं v क्या होगी, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो हमारी जो पहली इक्वेशन बनी थी वो क्या थी कि भाई Ft माइनस mg और इज इक्वल टू क्या था, ma, तो a कितना हो गया, 0, तो m इंटू a हो गया 0, तो क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा Ft इज इक्वल टू mg। Ft क्या है, Ft है v रिलेटिव dm/dt और इज इक्वल टू mg, ये बचेगा बस। अपवर्ड फोर्स
इक्वल टू क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स। तो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या बनेगा, 0। तो ये सेकंड केस, नोट करो इसको, दोनों केसेस ये। पहले क्वेश्चन को समझ लें। देखो सामने क्वेश्चन है, 600 किलोग्राम तो किसका मास हो गया, रॉकेट का मास हो गया, जिसको रखा गया है वर्टिकल जाएगा वैसे। तो द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैसेस, सेम वही बात होगी ना कि ये रॉकेट हो गए, ये जो गैसेस नीचे निकल रही है, अभी ये क्या नहीं हुआ है, रॉकेट अभी ऊपर नहीं उड़ा है, अभी ये उसको रेडी टू कहा है उसने इसने यहाँ पे। तो एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैसेस, यानी जो स्पीड नीचे जा रही है उन गैसेस की स्पीड बता रहे हैं। और ये जो रॉकेट है किसमें, रेस्ट में है। तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई, तो उसका सॉल्यूशन होगा, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वी रिलेटिव, ये कितनी आ जाएगी, कितने आएगी बेटा, 1000, क्योंकि रॉकेट तो है ही नहीं, तो ऐड कर नहीं सकते कुछ भी हम। देन कैलकुलेट द मास ऑफ द गैसेस, जो निकलेंगे यहां से, m कितने टाइम में, पर सेकंड। तो हमें जो निकालना है ना, वो निकालना है dm/dt, कि कितना मास चेंज होगा, यानी कितना मास बाहर निकलेगा, पहले कितना था, बाद में कितना होगा इस रॉकेट के अंदर, क्योंकि ऐसे इसके अंदर थी ना, वो बाहर निकलते जाएंगे। m/t मत कह देना, m होता है टोटल मास और t होता है टोटल टाइम, तो सारा मास थोड़े निकल गया। dm का मतलब चेंज, कितना मास चेंज आया, तो कितना मास चेंज आया, जितना मास बाहर निकल गया उतना ही तो चेंज आया। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, dm/dt। तो dm/dt आपको कैलकुलेट करना है, और कब करना है, टू सप्लाई थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। बस क्या करना, ओवरकम करो, काबू पाना। उसने ये नहीं कहा कि ये रॉकेट ना बहुत तेजी से उड़ जाए, नहीं। जैसे मैं ये कह दूं कि आप ये बताओ, मैंने ये पेन ना कितने फोर्स से पकड़ रखा है, आप बता सकते हो कितने फोर्स से पकड़ रखा है। तो आप क्या कहोगे, ये नहीं करना कि इस पर पेन को छीन के भागना है, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा, ये नहीं पूछा उसने नहीं पूछा, बस ओनली कि इसको मैंने पकड़ रखा है, तो इसमें मेरे से ओवरकम मींस मेरे पेन का जो पकड़ रखा है फोर्स, इसको आप कितने फोर्स से छीन सकते हो, आपको कितना फोर्स कम से कम चाहिए इस पेन को लेने के लिए। तो आप क्या कहोगे कि जितने फोर्स से मैंने पकड़ रखा था, हम कम से कम उतना फोर्स तो जरूर लगाएं। इतना होगा ना कि जितने फोर्स से मैंने इसको पकड़ रखा है, अब कम से कम उतना फोर्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा, कम से कम। तो उसने कम से कम पूछा बस ओनली कि ये रॉकेट को ऊपर उड़ने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कम से कम कितना लगाना पड़ेगा ऊपर, तो ऊपर की जो फोर्स लगा रहा था वो कितना लग रहा था, Ft थ्रस्ट फोर्स, और नीचे फोर्स क्या लग रहा है इसका, वेट। तो आप बताओ कि थ्रस्ट फोर्स कम से कम कितना होगा, कम से कम उसके वेट के इक्वल होगा। तो आप सीधा सा लगा सकते हो कि Ft इज इक्वल टू mc, बस। और क्या इसके अंदर, क्योंकि सर ये नहीं कहा ना कि ये एक्सेलरेट करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ना चाहिए, ये वहां तक अमेरिका तक पहुंचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने ओनली इतनी कहा, इतनी बात कही है कि बस कि यहां से ये रॉकेट यहां से ऊपर उठना चाहिए, बस ओनली। तो कम से कम कितना फोर्स उसको चाहिए, तो Ft इज इक्वल टू mc, और Ft कितना था, दिस इज v रिलेटिव dm/dt और इज इक्वल टू mc। तो dm/dt, देखो एक बात और, कई बात नोट कर रहे हो, नहीं कर पता नहीं, dm/dt देखो मैंने स्मॉल m लिखा हुआ है और ये कैपिटल M लिखा हुआ है, ये बात ढंग से देखना नोटबुक में लिखते टाइम। dm स्मॉल m जो लिखा हुआ है वो मास चेंज मींस जितना मासेस जो गैसेस बाहर निकल रही है, कितना मास उनका चेंज हो रहा है कितने टाइम में, और एक कैपिटल मास किसका है, रॉकेट का मास। अभी आ रहे हैं बच्चे, तो बस आप इसमें पुट कर दे, मुझे dm/dt यहां से निकालना है। तो dm/dt क्या जाएगा बेटा, दिस इज mg एंड डिवाइड बाय v रिलेटिव, हो गया। सो m क्या बेटा हमारा, m मास, देखो दे रखा उसने, कहां गया, ये रहा 600 kg, इनटू g क्या है, ग्रेविटी कितनी होती है 10,
और v रिलेटिव कितनी है, v रिलेटिव है 1000, तो ये 3 किलो होगी कैंसिल, कितना बचा 6। dm बाई dt हमें निकालना है, तो dm का मतलब क्या होता है केजी और dt का मतलब सेकंड, तो किलोग्राम पर सेकंड। अगर ये गैसेस इस रॉकेट में से 6 केजी 6 किलोग्राम पर सेकंड, अगर 1 सेकंड में 6 किलोग्राम ये नीचे की तरफ गैस बाहर निकलेंगी, तब जाके ये रॉकेट ओवरकम होगा, मींस ये उड़ने लायक होगा, उड़ा नहीं है, मैं फिर बात कर रहा हूं, उड़ने लायक होगा, उड़ने की कंडीशन में आ जाएगा। उसने बस ये पूछा 7%, ठीक है, तो आप इसको नोट करें बेटा।